नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। DAV ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं BA प्रथम वर्ष के लिए आज नई कहानी को लेकर। कहानी का नाम है अकेली, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो जो ये मन्नू भंडारी है, ये आधुनिक काल की जितनी महिला साहित्यकार हैं उनमें इनका प्रमुख नाम माना जाता है। तो इनकी जो कहानियां हैं, कुछ इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं जैसे कि महाभोज हैं और आपका बंटी। इनके उपन्यास बेहद ही लोकप्रिय रहे हैं और जो आधुनिक त्रासदी पर इनकी और पारिवारिक जो त्रासदी है उस पर इन्होंने काफ़ी लेखन कार्य किया है। इस कारण से इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण श्रेणी में आता है। तो आज हम इनकी नई कहानी करने जा रहे हैं अकेली। तो उससे पहले हम मन्नू भंडारी का परिचय प्राप्त करते हैं। तो मन्नू भंडारी, इनका जन्म हुआ सन 1931 में। तो मन्नू भंडारी का स्मरण आधुनिक कथा लेखिकाओं में पहली पंक्ति की लेखिका के रूप में किया जाता है। उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त व्यक्ति और युग चित्रण का यथार्थ मूल्यांकन मिलता है। ये नई कहानी आंदोलन की महत्वपूर्ण लेखिका है। इनकी कथा यात्रा हिंदी में एक नया मोड़ लाती हैं। पारिवारिक संबंधों की गहरी होती दरारें, चरित्र और पात्रों की उठती गिरती मानसिकता इनकी कथा का मूल केंद्र रहा है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य के विकास में नारी जीवन के मुख्य क्षणों को वाणी देने का काम इनकी लेखनी ने किया है। इनकी प्रमुख कृतियां महाभोज, आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान है। जो ये कहानी है अकेली कहानी, उसके परिचय मिलता है कि अकेली कहानी क्या है कि इसमें स्त्री की मानसिक वेदना का मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया गया है। पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों को यथोचित महत्व नहीं देता है। वे एक तरह से सामाजिक बहिष्कार की शिकार होती हैं। समाज में सम्मानजनक स्थान पाने के लिए उन्हें कठिन संघर्ष की डगर पार करनी होती है। तो ये है इनकी परिचय है कि किस प्रकार से एक मानसिकता किस प्रकार से दिखाई गई है एक नारी की, उसकी मानसिक वेदना का मर्मस्पर्शी चित्रण मिलता है। और समाज में सम्मानजनक स्थान पाने के लिए उन्होंने न जाने कितने ही डगर पार करनी पड़ती है। तो इस कथा का जो मूल सार है अकेली कहानी का, कि इसमें एक स्त्री है सोमा बुआ, और जिनके पुत्र का निधन हो जाता है। उनके पुत्र नहीं है। पुत्र के मृत्यु के बाद ही जो उनके पति हैं वो भी उनको छोड़कर सन्यास चले जाते हैं। हरिद्वार में वो उनके पति रहते हैं, लेकिन 11 महीने वो रहते हैं हरिद्वार में, सोमा बुआ के जो पति हैं, और 1 महीना वो अपने घर में रहते हैं। लेकिन फिर भी 1 महीना घर में रहते हैं तो बहुत ही एक पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं करते, बल्कि थोड़ी खटपट सी बनी रहती है दोनों के बीच में। और सोमा बुआ का चरित्र इसमें इस प्रकार से दिखाया गया है कि गांव में किसी के भी मुंडन हो या शादी ब्याह कुछ भी समारोह हो तो वो हर जगह पर हाजिर रहती हैं और काम ऐसे करती हैं जैसे ये उन्हीं का ही घर हो। बिल्कुल अच्छी तरह से संभालती हैं। बस उनको जाने का, अपना सम्मान पाने का एक लालसा बनी रहती है। तो इसी के बीच में उनके सोमा बुआ के जो पति हैं वो आए हुए हैं, और उनकी जो देवर हैं, उनके जो ससुराल वाले हैं, उनके गांव में आकर एक अपनी लड़की का विवाह करते हैं। तो सोमा बुआ को लगता है कि वो उन्हें बुलाएंगे। हालांकि उनके पति को ये पसंद नहीं है कि बिना बुलाए जाने पर वो डांटते भी हैं उनको, लेकिन उनको फिर भी एक उम्मीद रहती है कि वो मुझे बुलाएंगे। तो इस कारण से वो समझियों के घर जाना है, कुछ अच्छा लेके जाऊंगी, तो अपनी एक सोने की अंगूठी होती है वो भी उसको बेच देती है। और जो छत पर रहती है, एक किराए पर उनके घर में रहती है, राधा नाम से एक महिला है, उससे वो कुछ बाजार से कुछ मंगवाती हैं। फिर एक साड़ी भी मंगवाती हैं, खुद अच्छी चूड़ियाँ पहनती हैं, मतलब बहुत अच्छी तैयारी करके रहती हैं। लेकिन उनको शाम तक कोई भी बुलावा नहीं आता है। तो यही इस कथा का जो अंत है वो बेहद ही मर्मस्पर्शी अंत मिलता है। तो ये कथा को हम शुरू कर रहे हैं आज। तो सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है और अकेली भी है। उनका जवान बेटा जाता रहा, अब उनके साथ ही उनकी जवानी भी जाती रही। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे सब कुछ छोड़कर तजकर तीर्थवासी हो जाते हैं
और परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जो सोमा बुआ का एकाकीपन को दूर कर सकता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन में इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आया, न ही कोई परिवर्तन हुआ। जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। जो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति हैं उनके पास आकर रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पति की ना तो कभी प्रतीक्षा की, ना ही उनके आंखें बिछाई उनके राह में कि वो आने वाले हैं। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनकी रोजमर्रा के जीवन की आबाद गति से स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता है। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना सब बंद हो जाता जब उनके पति यहाँ पर आते हैं। और सन्यासी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2-4 मीठे बोल बोल कर सोमा बुआ का एक संबल ही पकड़ा दे और जिसका आसरा लेकर उनके वियोग के 11 महीना काट दें। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी रहती थी, क्योंकि सोमा बुआ के पति तो आते नहीं थे, तो वो आस पड़ोस में अपना व्यवहार बनाए रखती थी। किसी के घर मुंडन हो या छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो, गमी हो, बुआ पहुंच जाती और छाती फाड़ कर काम करती थी, मानो वो दूसरे के घर में नहीं बल्कि अपने ही घर में काम कर रही हो। लेकिन अब की स्थिति क्या दिखाई है कि सोमा बुआ के जो पति हैं वो आए हुए हैं और अभी अभी उनके बीच में कुछ कहा सुनी भी हुई है। पास रखी कटोरी से तेल ले लेकर सोमा बुआ उनके हाथों के मल रही है और कुछ बड़बड़ा भी रही थी, यानी कि कुछ बोल रही थी, कुछ नाराज लग रही थी। 1 महीने की अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ भी अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी हुई साड़ी और पापड़ लेकर राधा भाभी ऊपर से उतरती हैं। क्या हुआ बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या वो पूछती हैं। तो ऊपर उनके घर में एक महिला किराए पर रहती हैं। अरे मैं कहीं चली जाऊं तो इन्हें बिल्कुल नहीं सुहाता। कल चौके वाले जो किशोरी लाल के घर मुंडन था तो उन्हीं क्यों सारी बिरादरी को न्योता दिया था, तो मैं तो जानती थी कि इनको पैसे का गरूर है, जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी का न्योता है, पर उन काम में नई नवेली दुल्हनों बहुओं से काम संभलेगा नहीं, तो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वह, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से हो नहीं रहा था। अब घर में कोई बूढ़ा बड़ा हो तो उनको कुछ बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। उनकी याद से तो कुछ पहले दुख और क्रोध धुल गया। फिर अपने सहज स्वाभाविक रूप से कहने लगी, भट्टी पर तो देखो गजब तमाशा। समोसे सारे कच्चे ही उन्होंने उतार दिए थे और बना भी इतने लिए कि भले ही उनको 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक ही पंक्ति में पूरे नहीं पड़ रहे थे। तो उसी समय खोया मंगाकर मैंने नए गुलाब जामुन बनवाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा जो आज तुम नहीं आती तो भद बढ़ जाती। अम्मा तुमने तो आज हमारी लाज रख ली है। मैंने तो कह दिया है कि अरे अपने के कामों में क्या दिखावा करना होता है, कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे ही चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ रहे हैं? फिर वो राधा पूछती है, तुम्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता क्या बुआ? यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ नहीं तो इन्हें आती जाती हूँ तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर जब किशोरी लाल से यहाँ बुलावा नहीं आया, अरे मैं कहूँ तो घर वालों से बुलावा कैसा आता है, तो वे लोग मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार सौंप दे। अब कौन समझाए। कहने लगे कि तू जबरदस्ती लोगों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। तो एकाएक उन्होंने क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का समन आया और उनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी याद आते तो उनके आंसू बह चले थे। अरे फिर वो रोने लग जाती है। तो वो राधा है तो उनको चुप करवाती है कि सोमा बुआ रोती क्यों हो? कहना सुना तो चलता ही रहता है, थोड़े दिन के लिए ही तो आपके पति या सन्यासी महाराज यहाँ आते हैं तो थोड़ा बहुत सुन लिया करो, कोई बात नहीं। फिर उनका संवाद है सोमा बुआ का कि सुनती सुनाती तो हूँ ही, पर मन दुखता है। 1 महीने आते हैं, कभी भी ये थोड़ा भी मीठा बोल कर नहीं आते। मेरा आना जाना इन्हें नहीं सुहाता है। तू ही बता राधा कि 11 महीने साल में हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्तेदारों की
बैठ जाऊं तो कैसे चलेगा। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ रखो। सो तो इनसे होता नहीं, सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे। जब 10 ये बटोरेंगे तो मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ रोया करूं। तो उस पर से कहीं आऊं जाऊं तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता और बुआ फिर जोर जोर से फुट फुट कर रोने लग जाती है। फिर राधा आश्वासन देती है कि रो नहीं बुआ, वे तो इसलिए नाराज हो रहे हैं सन्यासी महाराज कि तुम उनके बिना बुलाए ही चली गई थी। फिर वो कहती है राधा सोमा बुआ है कि बेचारे इतना काम था उनके घर में, किशोरी लाल के घर, अगर उन्होंने बुलाना मुझे भूल गए तो क्या मैं नाराज हो जाती। फिर भी घर वालों को कैसा बुलाना, मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊं और प्रेम रखे तो बुलावे पर भी ना जाऊं। मेरा अपना हरकू होता तो उसके घर काम होता तो क्या मैं नहीं जाती। मेरे लिए जैसा हरकू है, हरकू उनके बेटे का नाम है सोमा बुआ के, तो मेरे लिए जैसा हरकू है वैसा ही किशोरी लाल है। तो आज हरकू नहीं है, इसी से दूसरों को देखकर अपना मन को भर लेती हूँ और वो हिचकियाँ लेकर फिर रोने लगती हैं। फिर वो थोड़ा बात को सुलझा कर राधा चली जाती है। कोई 1 सप्ताह की बात हुई। थोड़े ही दिन बाद में बुआ बड़े प्रसन्न से मन से आई और सन्यासी जी से बोली कि सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों के किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। यानी कि भागीरथ जी उनके गांव के ही कोई है और उनसे इनका संबंध हुआ है, रिश्ता हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। यानी कि जो सोमा बुआ के जो देवर हैं, उनके जो ससुराल वाले हैं, वो उन्हीं के गांव में आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा। फिर भी हैं तो समझी ही, वे तो तुमको भी बिना बुलाए नहीं मानेंगे। समझी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, क्योंकि सन्यासी को ये पसंद नहीं था। फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर विवाह की प्रगति की खबरें लाती कि क्या चल रहा है। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि समधी जी इस गांव में आ गए हैं। किसी पास पड़ोस से उन्होंने पूछ लिया कि समधी जी यहाँ आ गए हैं। उनकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पक्ष हैं वो पैसे वाले ही हैं, भागीरथ जी और जो देवर के ससुराल वाले हैं, दोनों ही पक्ष हैं जो पैसे वाले हैं। तो अच्छी रौनक होगी। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता। तुम तो समधिन ठहरी, देवर चाहे न रहा हो, रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई उनके घर की किसी पड़ोसन की बड़ी बहू उनसे कहती है बुआ, नाम है, मैं सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। कोई पड़ोसन कहती है कि मैं उनके घर आपका नाम देख कर आई हूँ। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरकर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देखकर आई है ना। नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना ही न हो। और बुआ बिना 2 पल रुके वहां से चल पड़ी, क्योंकि वो उत्साह से भर गई थी कि मुझे बुलाएंगी और मैं थोड़ी घर में तैयारियां शुरू कर देती हूँ। और सीधा घर जाकर वो राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन की लड़की की शादी में क्या दिया जाना चाहिए। और समधियों का मामला ठहरा तो भी पैसे वाले, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, अब तू ही बता दे। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 ही दिन बाकी है। जो कुछ है बना बनाया ही खरीद लाना। फिर वो राधा पूछती है कि अम्मा तुम क्या देना चाहती हो, कुछ श्रृंगार दान देना चाहती हो या कुछ चांदी का कुछ गिफ्ट देना चाहती हो या जेवर, कुछ भी, कपड़ा या कुछ। तो फिर उत्तर में कहती है सोमा बुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मेरे पास जो कुछ भी है मैं तेरे को लाकर दिखा देती हूँ और जो तुझे ठीक लगे बता देना, लेकिन भद्द नहीं पड़नी चाहिए शादी में। अच्छा देख लूं कि पैसे रुपए कितने हैं। तो सोमा बुआ डगमगाते हुए कदमों से अंदर जाती है और एक छोटी सी कपड़ों की गठरियों से हटाकर एक छोटा सा बक्स निकालती है। तो बक्स में उसमें ताला लगा था, उसमें पैसे देखे तो 7 रुपए उसमें निकलते हैं। हालांकि सोमा बुआ को थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी कि पैसे कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें 7 ही रुपए निकलती हैं और कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी थी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर 7 ही रुपए निकले तो वो सोच में पड़ गई। रही समझियो कि घर में इतने रुपयों की बिंदी भी नहीं लगेगी।
तो फिर उसकी नज़र पड़ी, उसकी सोने की जो अंगूठी थी उस पर सोमा बुआ की नज़र पड़ती है। तो यह उनके मृत पुत्र, जो उनका मृत पुत्र है, उसकी आखिरी निशानी उसके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे इस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। तो आज भी एक बार उससे उठाते समय उनका दिल धड़क उठा। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद किया और ऊपर चल गई राधा के पास। फिर जाकर बोली कि रुपए तो नहीं है, लेकिन आए भी कहाँ से, मेरा कौन सा कमाने वाले बैठा है, तुम्हारी जो कोठी का किराया आता है वही तो मेरे पास रुपए हैं, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है बस। फिर क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं आपको दे देती, राधा कहती है। फिर वो कहती नहीं रे राधा, समझियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए हैं, वे भी तो नहीं भूले, मैं भी कैसे खाली हाथ जाऊं। नहीं नहीं, इससे तो नहीं, सो तो अच्छा है। फिर वो राधा को क्या सारी समस्या राधा को बता देती है। तो बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग आएंगे, मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो अच्छी बात नहीं, कहेंगे कि देवर जी के मरने के बाद मुझसे भी संबंध उन्होंने तोड़ लिया है। फिर नहीं नहीं, तू यह अंगूठी ही बेच दे। राधा को कहती है कि ये अंगूठी है तो इसको आप तू बेचा, और इसके जो भी कुछ बन पड़े, जो अच्छा लगे वो तू इसको बेचकर इन पैसों से कुछ ला दे, लेकिन शोभा बनी रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भी भद्द नहीं पड़नी चाहिए। गली में बुआ, जब राधा चली जाती है तो गली में बुआ क्या देखती है कि एक रेहड़ी वाला आता है, तो वो मटमेली चूड़ियाँ अपने हाथों पर देखती हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं समझी के घर जाऊंगी और अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उन चूड़ियों को उतार कर नई चूड़ियाँ पहन लेती हैं। फिर अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक लिया कि कोई देख लेगा तो। दूसरे ही क्षण अपनी कमजोरी पर विजय पाते हुए पीछे के दरवाजे से पहुंच जाती हैं और 1 रुपए की कलदार सुंदर चूड़ियां वो पहन लेती हैं। शाम को जब राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक संदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ पाकर सोमा बुआ बहुत ही खुश होती हैं। दुहाई दे देकर उनकी मिलन सहायता की कितनी प्रशंसा करेंगे, उसको बार बार ये महसूस करती हैं, और उनका मन है जो वो बेहद ही पुलकित हो जाता है। अंगूठी बेचने का गम उनको जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ एक आने का पीला रंग का पोत लाती हैं और रात को उन्होंने अपनी साड़ी रंग दी कि कल मुझे वो बुलाएंगे शादी में। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा, उनको लगता है। इस कार से थोड़ा उनको रंग लेती हैं। दूसरे ही दिन 9 बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। रंगी हुई साड़ी को देखी तो कुछ जंची नहीं। फिर राधा के पास गए, क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक नहीं आई। राधा कहती है कि तुमने इसमें कलफ नहीं लगाया, इस कारण से ऐसा लग रही है। फिर वो राधा मन ही मन मुस्कुरा आती है, लेकिन लगती है कि ऐन मौके पर बुलावा आएगा, बड़े लोग हैं लेकिन मुझे बुलाएंगे जरूर, उसको ये उम्मीद बनी रहती है। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुना दिया। फिर एक नई थाली लाई। उस जवानी के दिनों में बुआ ने अपना बुना हुआ क्रोशिये से छोटा सा मेजपोश निकाला, थाली में साड़ी रखी। सन्यासी महाराज सवेरे ही इस आयोजन को देख रहे थे। सन्यासी महाराज यहीं थे, वो सारा दिन इसी चीज को देख रहे थे कि सोमा बुआ कर क्या रही है, कितना वो खर्चा कर रही है। तो उन्होंने कल से लेकर आज तक 25 बार चेतावनी दे दी कि यदि कोई बुलाने नहीं आए तो मत जाना। नहीं जाएगी। हर बार की तरह बुआ को बड़ा विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो मैं बिना बुलाए चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में मेरा नाम देखकर आई है, तो क्या मुझे बुलावेंगे नहीं? शहर वालों को बुलाएंगे, समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब वो प्रतीक्षा करती रहती है कि अब मुझे बुलावा आने वाला है। शाम को शादी थी 5 बजे। 3 बजे के करीब बुआ अपने अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देखती है। राधा भाभी ने आवाज लगाई कि बुआ गई नहीं क्या अभी तक? फिर एकाएक चौंकते हुए बुआ ने कहा कि कितने बजे हैं राधा? तो राधा कहती है कि 3 बजे हैं। सर्दी में तो पता ही नहीं चला, बजे 3 ही हैं। धूप सारी छत पर ऐसे सिमट गई हो जैसे मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दे दिया।
बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी कि कोई मुझे बुलाने आएगा, शादी का बुलावा आएगा। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी, पीछे कलफ लगा था, अबरक भी छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे कण ऐसे रह रहकर धूप में चमक जाते जैसे किसी के गली में गुस्सा देख बुआ का चेहरा चमक उठता कि क्या पता मुझे कोई बुलाने आ रहा हो। फिर 7 बजे के धुंधलेके में शाम के 7 बज गए, लेकिन वहां से कोई बुलावा नहीं आता है सोमा बुआ के लिए। और राधा ने ऊपर से देखा कि छत से दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए छाया मोटी दिखाई दी, तो उनका मन सिर भर आया राधा का। बिना पूछे इतना ही कहा कि बुआ सर्दी में खड़ी क्या कर रही हो, आज खाना नहीं बनेगा क्या, 7 तो बज गए हैं। तो एकाएक नींद से जागते हुए सोमा बुआ बोली कि उसको किसी देख लिया, हड़बड़ा गई कि क्या बात है, 7 बज गए हैं। अपने आप से बोलती पर 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। फिर एकाएक उसको सारी स्थिति समझ में आती है और स्वर को भरसक संयत बनाकर बोलती है, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी, 2 जनों का ही तो खाना है, क्या खाना है, क्या पकाना है। फिर उन्होंने अपनी सूखी साड़ी को उतारती हैं कि ठंड के मौसम में शाम के 7 बज गए, प्रतीक्षा करती रहती हैं सोमा बुआ की शायद उनको बुलावा आएगा। उनको विश्वास था इस बात का। फिर उन्होंने शाम के 7 बजे अपनी साड़ी को उतारती हैं, नीचे जाकर अच्छी तह उसकी करती हैं, धीरे धीरे अपने हाथों की चूड़ियां उतार कर वो रखती हैं और थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन के साथ एक मात्र संदूक में ही रख देती हैं। फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से वो अंगीठी चलानी शुरू करती हैं और खाना बनाती हैं। ये थी सोमा बुआ की कहानी। आज मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि कितनी एक मार्मिक वेदना उसमें सोमा बुआ की दिखाई गई है कि किस प्रकार से वो महिला प्रतीक्षा करती है। तो इसी कहानी के साथ मर्मस्पर्शी कहानी थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।